हेलो, वेलकम टू द खान लॉ स्टडीज़। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी। सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं और सेक्शन 34 रीड ऐसे करता है, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन by several persons in furtherance of a common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Section 34 क्या कह रहा है? When criminal act is done by several persons in furtherance of a common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। तो सेक्शन 34 को जो हम पढ़ते हैं तो इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसे आपको नोट करना होगा। नंबर 1, देयर शुड बी 2 or more persons. Secondly, they must have common intention. Thirdly, participation by all accused in doing act or acts in furtherance of their common intention. और फोर्थ है common intention in the sense of pre-arranged plan between such persons. ये इंग्रेडिएंट हैं जो आपको सेक्शन 34 को पढ़ने से निकलते हैं। तो इन इंग्रेडिएंट को हमने बोर्ड पर इसे लिखा है कि ताकि इसे आप नोट कर सकें कि इस कॉमन इंटेंशन में के इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे, वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे कि ये कॉमन इंटेंशन में क्या क्या बातें और हमें देखनी है। व्हाई क्रिमिनल दिस सेक्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। प्रॉब्लम क्या इसमें आती है? जब किसी आपराधिक कृत्य को कई व्यक्ति मिल करके करते हों और सबका आशय भी एक समान हो, एक ही आशय से कोई आपराधिक कृत्य अगर कोई करता है तो इट विल बी वेरी हार्ड, इट विल बी वेरी टफ ये तय करना कि इस आपराधिक कृत्य में किसका कितना हिस्सा है। तो जो सेक्शन 34 को इंट्रोडक्शन की बात में कही गई है, it deals with the constructive criminal liability. This section was introduced in order to make cases in which may be difficult to apportion the liability of each member according to his participation in the commission of the crime. क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? कि बहुत से मामले ऐसे हैं जहाँ पे it will be very difficult to apportion the liability of each person, each member who has participated in that criminal act. Since it is difficult to distinguish the part taken by each member of the group, then it was thought necessary to declare all the persons equally liable for the acts done. इसलिए सेक्शन 34 ये कहता है कि यदि सामान्य आशय 2 या उससे अधिक व्यक्ति जिनका कॉमन समान आशय है किसी अपराध को करने का और ये सब के सब उसमें हिस्सा लेते हैं, उस कृत्य को करते हैं अपने समान आशय को अग्रसारित करने के लिए, तो और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये सब एक प्लान के तहत, प्री अरेंज प्लान के तहत ऐसे कृत्य कारित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपराध उनके द्वारा मिलकर कंबाइंड इफेक्ट से किया जाता है तो माना जाएगा कि वो अपराध प्रत्येक व्यक्ति ने अकेले किया। तो ये इसीलिए नाम दिया गया कंस्ट्रक्टिव जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी। वजह इसकी यही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन टू अपर्सन, इस बात को अलग करना कि किसने क्या हिस्सा लिया, क्योंकि उनके द्वारा किए गए जो एक कृत्य है, एक्ट है या डिफरेंट एक्ट्स हैं। क्योंकि एक्ट, जैसा कि आपने पढ़ा, एक्ट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ एक्ट्स।
तो सीरीज ऑफ एक्ट्स को का इफेक्ट अगर कोई एक अपराध है, एक ऑफेंस बनता है, तो इस सीरीज ऑफ एक्ट्स में किसका कितना हिस्सा है इसको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी स्थिति में ये ज्वाइंट कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का सिद्धांत सामने आता है कि इसमें से प्रत्येक व्यक्ति जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसका आशय सबका एक समान था, तो माना जाएगा उसने वो अपराध अकेले ही किया है। एक बात और जान लें, सेक्शन 34 जो है, इट इज़ नॉट ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस। ये अपने आप में कोई अपराध नहीं है। इट डज नॉट क्रिएट ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस, इट ओनली लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी। देयरफॉर इट इज़ ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस। ये अपने आप में कोई अपराध नहीं बना रहा है, बल्कि एक साक्ष्य का नियम दे रहा है, रूल ऑफ एविडेंस क्रिएट कर रहा है कि हम क्या मानेंगे। कई व्यक्तियों ने एक ही आशय के साथ कई कृत्य किए और उस कृत्य का परिणाम किसी अपराध के रूप में था, तो सारे के सारे व्यक्ति माने जाएंगे कि वो अपराध अकेले उन व्यक्तियों ने अकेले अलग अलग किया था। अब इसीलिए इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट हैं कि देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी ए कॉमन इंटेंशन, देयर मस्ट बी पार्टिसिपेशन एंड देयर मस्ट बी ए प्री अरेंज प्लान। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्होंने अपराध कारित किया है। पूर्व निर्धारित कार्य, इनके लिए प्री अरेंज प्लान का होना आवश्यक है। अगर प्री अरेंज प्लान नहीं होगा तो ये सेक्शन 34 लागू नहीं होगा। तो इसमें ये सारी कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान का कह दिया मस्ट है। प्री अरेंज प्लान मीन्स प्रायर कंसर्ट, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। द क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन परसुएंट टू दी प्री अरेंज्ड प्लान। प्री अरेंज प्लान होना इसमें मस्ट है। ऑल दो ये भी कहा गया है कि अगर प्री अरेंज प्लान नहीं है देन ये भी माना जा सकता है कि ऑन द स्पॉट इनका जो है स्कीम बना सकते हैं। ऑन द स्पॉट इनका कॉमन इंटेंशन उत्पन्न हो सकता है ऑन द स्पॉट कुछ मामले में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई साक्ष्य आ जाए कि कई लोग घटनास्थल पर देखे गए तो इस देखने जाने से माना जाए कि वो प्री अरेंज प्लान के तहत ही वहाँ पर इकट्ठा थे। इससे इन्फेरेंस ड्रा नहीं होगा। तो कॉमन इंटेंशन जान लीजिए कि ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी एक क्रिएट करता है। इसको याद करने के लिए इसके इंग्रेडिएंट आपको जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि वजह क्या है, ये लायबिलिटी क्यों फिक्स की गई, कि ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जब कई व्यक्ति मिल करके कोई अपराध कारित करते हैं तो उनके द्वारा लिए गए भाग को अलग करना, किसने कितना हिस्सा दिया, कितना पार्टिसिपेट किया, इसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। देयरफॉर देयर इज ए कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी कम्स इनटू फोर्स। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है वो है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट केस लॉ इसका जो है, आप 2-3 केस लॉ इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक है ये वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। इसे शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट इसके क्या थे? फैक्ट इसके इस तरह से थे, जैसे वीरेंद्र कुमार घोष में क्या हुआ था। द अपिलांट वाज चार्ज अंडर सेक्शन 302 along with section 34 IPC with the murder of sub postmaster on 3rd August 1923। होता क्या है, फैक्ट्स किस तरह आते हैं। कहते हैं कि सब पोस्ट मास्टर ऑफ शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस वाज काउंटिंग मनी इन द बैक रूम। पोस्ट ऑफिस के पीछे के रूम में ये वो पैसा गिन रहा था, बैक रूम। सेवरल पर्सन अपीयर्ड एट द डोर, पीछे के दरवाजे थे, कई लोग उसके कमरे में घुसते हैं। दे डिमांडेड द सब पोस्ट मास्टर टू गिव अप द मनी एंड दे फायर्ड पिस्टल एट हिम। द सब पोस्ट ऑफिस डाइड ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट। जो पोस्ट मास्टर बेचारा है ऑलमोस्ट घटनास्थल मर जाता है। हमला करने वाले द असेलेंट्स फ्लेड इन डिफरेंट डायरेक्शन विदाउट टेकिंग द मनी।
बिना पैसा लिए फिर ये भाग जाते हैं। वन ऑफ देम वीरेंद्र कुमार घोष वाज चेस्ड बाय द पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट्स। सॉरी, इसको फिर से देख लेते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष के बारे का ये लीडिंग केस है। इसमें एक शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस था जहाँ पर कि उसका सब पोस्ट मास्टर जो है उसके पीछे के कमरे में पैसे गिन रहा था। कुछ लोग उसके कमरे में आते हैं, उसे पैसे की डिमांड करते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ लोग उस पर फायर कर देते हैं और फायर करने के बाद भाग जाते हैं और पोस्ट मास्टर जो है वो वहीं पर घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो जाती है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने दौड़ा करके चेस करके वीरेंद्र कुमार घोष को पकड़ लिया और वीरेंद्र कुमार घोष को 302/34 आईपीसी के अंतर्गत जिसका ट्रायल किया गया, इसे पेश किया गया। और जब इसे पेश किया गया है तो इसने जो प्ली ली है वो समझने की है। जो प्ली लिया है वो समझने की प्ली ली है, ये प्ली मानी जाएगी कि नहीं। देखिए, पहली प्ली दैट ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, कि कहता ही तो हम अंदर गए नहीं थे, हम तो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े थे। दूसरी प्ली लेती है कि इसे अन्य व्यक्तियों ने बाध्य किया था लूट की घटना में हिस्सा लेने के लिए, इसका आशय हत्या करना नहीं था। ये दो प्ली ली गई। लेकिन सेक्शन 34 क्या कहता है? प्री काउंसिल एग्रीड विद द कलकत्ता हाई कोर्ट। इसमें सजा क्या हुई इसे? प्री काउंसिल जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट, प्री काउंसिल एग्रीड विद द कलकत्ता हाई कोर्ट एंड डिसमिस द अपील। ये अपीलांट जो है इनसे इनको सज़ा होती है, ये जाते हैं प्रीवी काउंसिल में और प्रीवी काउंसिल में जो डिसाइड किया है वो आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ही वॉज प्रोसिक्यूटेड ट्राइड फॉर द कमिटिंग मर्डर अंडर सेक्शन 302 अलॉन्ग विद सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। क्योंकि 302 और धारा 34 का सहारा ले करके इसे हत्या के लिए दोषी लोअर कोर्ट ने माना था। जब ये अपील में जाता है, अपील में इसने यही प्ली ली कि ये तो बाहर खड़ा था, इसने घटना में हिस्सा ही नहीं लिया, इसने कोई फायर नहीं किया, इसका आशय हत्या करना भी नहीं था। लेकिन जब ये अपीलांट अभियुक्त प्रीवी काउंसिल में जाता है, प्रीवी काउंसिल ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो इसकी सज़ा कन्फर्म की थी, डेथ जो इसकी 302 की सज़ा कन्फर्म की थी, तो प्रीवी काउंसिल ने इसकी अपील को डिसमिस कर दिया एंड हेल्ड अपीलांट लायबल फॉर मर्डर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वेयर हिल्ड डाउन। और इसे अपीलकर्ता को प्रीवी काउंसिल ने होल्ड किया हत्या के लिए। और ये सिद्धांत जो दिया है वो हम आपके सामने पढ़ सुनाते हैं। व्हाट द प्रिंसिपल वेयर लेड डाउन। नंबर 1, even if the appellant did nothing as he stood outside the door, it is to be remembered that in the crimes as in the other thing they also serve who only stand and wait। का अपराध में उनको भी लायबल माना जाता है जो कि वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, वो भी इसमें शामिल माने जाते हैं। फिर कहा कि सेक्शन 34 डील्स with the doing of separate acts similar or diverse act by several persons। क्योंकि सेक्शन 34 क्या कह रहा है? एक्ट और एक्ट्स दोनों। तो सेक्शन 34 डील करता है सेवरल एक्ट्स, सेवरल एक्ट्स, सेपरेट एक्ट्स, सिमिलर एक्ट्स बाय सेवरल पर्सन if it is done in furtherance of the common intention, if it is done several acts। परिभाषा याद रखिएगा एक्ट की। एक्ट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ एक्ट्स। जहाँ कई कृत्य, कई एक्ट मिलकर एक अपराध बनाते हैं तो वहाँ सीरीज ऑफ एक्ट्स होगा, और सीरीज ऑफ एक्ट्स मिल करके एक अपराध जब कारित होता है तो प्रीवी काउंसिल कह रही है कि यहाँ सेक्शन 34 सेपरेट एक्ट्स, सिमिलर एक्ट्स और डिफरेंट पर्सन के द्वारा किए जाने वाली को डील करता है। इफ़ ऑल द एक्ट्स डन इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन,
then each person is liable for the result of the acts if he had done them himself. अगर ऐसा होता है तो माना जाए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ये माना जाएगा कि उसने कृत्य को अकेले ही किया। तो ये क्रिमिनल एक्ट के बारे में यहाँ बहुत क्लियर कह दिया कि एक्ट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट्स। तो अगर कई व्यक्तियों ने अलग अलग अपनी भूमिका निभाई है, अलग अलग कृत्य किए हैं और उसका परिणाम एक अपराध है जो उनके फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के द्वारा उसका नतीजे में उसके परिणाम स्वरूप एक अपराध उसने कारित कर दिया इनके डिफरेंट एक्ट ने, तो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यही माना जाएगा कि उसने वो अपराध अकेले किया है। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति मौके पर था कि नहीं था। पार्टिसिपेशन उसका है। वीरेंद्र कुमार घोष अगर बाहर रखवाली कर रहा था कि कोई आ न जाए और बाकी लोग अंदर गए हुए थे, तो ये उसी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ही कार्य कर रहा था, इसलिए उसे ये सजा दी गई। जिसमें कहा गया है ये, इफ द अपीलांट डिड नथिंग एज ही स्टूड आउटसाइड द डोर, it is to be remembered that in crimes as in other things they also serve who only stand and wait. ये लॉर्ड समर ने कहा कि जो बाहर खड़ा होकर के वेट करता है, लोगों का इंतज़ार करता है अन्य अपराधियों का, वो भी उसमें शामिल होता है। तो ये जान लीजिए कि ये दो से अधिक व्यक्ति का होना, उनका समान आशय होना और अपराध में हिस्सा लेना चाहे जिस प्रकार से हो, जैसे कि वीरेंद्र कुमार घोष में उसे अपराधी माना जाएगा यदि वो कार्य वो कॉमन इंटेंशन के अग्रसारित करने के लिए करता है। और कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि प्री प्लान्ड, ये कार्य पूर्व नियोजित ढंग से किया गया हो। तो प्री प्लान्ड का मतलब होता है प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स, पहले से इन्होंने ये बात तय किया था और तय करने के बाद ये कार्य करने आए थे। तो वीरेंद्र कुमार घोष को धारा 34 का सहारा लेकर के सेक्शन 302 के अंतर्गत लोअर कोर्ट के द्वारा, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दंडित किया गया और प्रिवी काउंसिल ने उसे कन्फर्म कर दिया और ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया। अब इसी से रिलेटेड जॉइंट लायबिलिटी का दूसरा केस आता है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर केस। इंडस रिवर केस बहुत मशहूर केस है। यह है क्या कि एक शख्स व्यक्ति था, मृतक अल्लाहदाद। जो मृतक अल्लाहदाद था उसके बारे में कहा जाता है कि वो अन्य साथियों के साथ मोहम्मद शाह की भूमि से घास इत्यादि कुछ इकट्ठा करने के लिए गया। मोहम्मद शाह कौन था? ये वली शाह का पिता था। भूमि मोहम्मद शाह की थी और अल्लाहदाद अपने साथियों के साथ उसकी भूमि से कुछ घास इत्यादि को इकट्ठा करने के लिए इंडस सिंधु नदी की पर बोट के द्वारा ये गया। वहाँ पर उसने क्या देखा कि ये जो मोहम्मद शाह है वहाँ पर वो नदी के किनारे नहा रहा था। मोहम्मद शाह ने उसे वार्निंग भी दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसके भूमि से घास इत्यादि या जो पेड़ पौधे थे उसका इकट्ठा किया। इन द मीन टाइम गुलाम कासिम द नेफ्यू ऑफ मोहम्मद शाह केम देयर। इसी दौरान गुलाम कासिम जो मोहम्मद शाह का भतीजा था वो आ जाता है और उससे बंडल छीनने की भी कोशिश करता है इन लोगों से, अभियुक्त जो मृतक था उनके साथियों से। और यहाँ तक कि उसने एक लाठी से मारा भी, एंड ऑल्सो गेव हिम ब्लो विद ए स्टिक। अब अल्लाहदाद ने क्या किया
नाव जिससे चलाई जाती है, जो पतवार होता है, उसको उसने ले लिया अल्लाह दाद ने। एंड स्टक कासिम शाह, और उस पतवार से उसने कासिम शाह पर हमला कर दिया। जब कासिम शाह ने मदद के लिए बुलाया, जब शोर किया, कासिम का के शोर पर वहाँ पर महबूब शाह और वली शाह अपीयर हो गए। इन दोनों के पास भरी हुई बंदूकें थीं। अब ये दो व्यक्ति मदद के लिए अचानक वहाँ पर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके पुकारने पर, कासिम शाह के शोर मचाने पर इसके दो और साथी आ जाते हैं, वली शाह और महबूब शाह मौके पर आते हैं, और अल्लाह दाद और उसका साथी हमीदुल्ला अब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू रन अवे, नाव उन्होंने ऊपर की तरफ बहाना शुरू कर दिया। एट दैट टाइम वली शाह फायर्ड एट अल्लाह दाद। वली शाह, ये बाद में एब्सकॉन्डर हो गया था, ये पकड़ा नहीं गया। वली शाह ने अल्लाह दाद पर फायर कर दिया, वो मर गया, उसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। और महबूब शाह फायर्ड एट हमीदुल्ला, यानी अल्लाह दाद के दोस्त, उसके साथी हमीदुल्ला पर फायर किया और उसे कुछ क्षति भी कारित की। अब यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने महबूब शाह जो पकड़ा गया था उसको 7 साल की सज़ा, 7 years RI अंडर सेक्शन 302/34, और कासिम शाह को अंडर सेक्शन 307/34, कासिम शाह जिसने पुकारा था मदद के लिए, उसको 5 साल की सज़ा दी। ये ट्रायल कोर्ट ने। बट द हाई कोर्ट ऑन द फैक्ट्स अबव concluded that कासिम शाह was wrongly convicted of murder। कासिम शाह का यहाँ कोई रोल नहीं है, कासिम शाह ने पुकारा था उस, और कासिम शाह को जो सज़ा दी गई, हाई कोर्ट ने कहा कि ही was wrongly convicted। आगे डिटेल आएगा क्यों है। कासिम शाह को कह दिया कि ये रॉन्गली कन्विक्ट हुआ था बिकॉज ही हैड नो कॉमन इंटेंशन टू किल एनी मेंबर ऑफ द कंप्लेनेंट पार्टी। तो कासिम शाह को तो एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। महबूब शाह कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 with the help of section 3(4) of the IPC and sentenced him to death on the ground that the common intention to kill came into being when the accused and Wali Shah fired the shot simultaneously in the same direction। अब सज़ा क्यों दिया महबूब शाह को? कहते हैं जो महबूब शाह जो है और जो वली शाह है, दोनों बंदूक लेके आए और दोनों ने एक साथ फायर कर दिया, सेम डायरेक्शन में फायर कर दिया। इसलिए यहाँ कहा गया इनका कॉमन इंटेंशन मानते हुए विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 34 महबूब शाह को सेक्शन 302 के अंदर पनिश कर दिया और इसे डेथ पनिशमेंट दे दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ सेक्शन 34 को यूज़ किया गया कि इनका कॉमन इंटेंशन हत्या करना था, तो वली शाह भले ही भाग गया हो, महबूब शाह को सज़ा दी जाएगी। धारा 34 जैसा कहती है। द केस वेंट टू द प्रिवी काउंसिल। द प्रिवी काउंसिल अलाउड द अपील एंड कन्विक्शन ऑफ द मर्डर एंड सेंटेंस ऑफ डेथ वेयर सेट असाइड। अब यहाँ पर प्रिवी काउंसिल ने महबूब शाह का जो पनिशमेंट धारा 34 में था उसको क्या किया, उसको इन्होंने प्रिवी काउंसिल ने उसको फौरन ही सेट असाइड कर दिया गया। सेट साइड करने का ग्राउंड क्या लिया, इसको भी समझ लीजिए। सेट साइड क्यों किया, क्या लॉ लेट डाउन किया इसमें। प्रिवी काउंसिल ने कहा टू इन्वोक द एड ऑफ सेक्शन 34 इट मस्ट बी शोन दैट द क्रिमिनल एक्ट अगेन डन बाय वन ऑफ द अक्यूज्ड
इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। का धारा 34 को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि ये जो आपराधिक कृत्य है ये कई व्यक्तियों के द्वारा अपने कॉमन इंटेंशन को फर्दरेंस में उसके अग्रसारित करने के लिए प्रयोग किया गया था, ये साबित करना ज़रूरी है। और यहाँ पर प्रयोग आगे कहा कि कॉमन इंटेंशन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इम्प्लाइज ए प्री अरेंज प्लान। या इसको फिर प्रिवी काउंसिल इसमें दोहरा रही है कि कॉमन इंटेंशन का तात्पर्य ये है, कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज ए प्री अरेंज्ड प्लान and to convict the accused of an offence applying this section, it should be proved that the criminal act was done in concert pursuant to the pre-arranged plan. क्या हुआ इस केस में प्री अरेंज प्लान क्यों नहीं माना? द लॉर्डशिप ने क्या कहा? In the present case, there was no evidence and there were no circumstances from which it might be inferred that the appellant must have been acting in concert with वली शाह। कहते हैं ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी या ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे ये पता चले कि जो अपीलार्थी है, जो अभियुक्त है, ये वली शाह के साथ इसने कोई प्री प्लान बनाया था, पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम बनाया था हत्या करने का। तो चूंकि प्री अरेंज प्लान यहाँ कोर्ट के सामने अभियोजन साबित नहीं कर सका, इस आधार पर इसकी डेथ सेंटेंस जो सेक्शन 34 का सहारा लेकर के दी गई थी, इसे सेट एसाइड कर दिया गया। तो ये सेक्शन 34 में आपको देखेंगे बार बार जो हमने लिखा है कि कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन होना चाहिए, एक्ट मस्ट बी डन इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, और देयर मस्ट बी ए प्री अरेंज प्लान एज डिसाइडेड बाय द प्रिवी काउंसिल इन महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर केस। अब देख रहे हैं दूसरा केस इसमें क्या आता है। दूसरा केस आता है ऋषि देव पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ऋषि देव पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी ये दूसरा केस होता है। ये केस है 1955 का सुप्रीम कोर्ट है, ऋषि देव पांडे। जिसमें कहा गया कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन स्पॉट। ये भी हो सकता है कि घटना स्थल पर पहुंचने के पश्चात जो है पक्षकारों के बीच में एक कॉमन इंटेंशन पैदा हो जाए, एक घटना स्थल पहुंच करके वो प्री अरेंज प्लान बना लें, ये ऐसा हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट कॉमन इंटेंशन में डेवलप on the spot and may be inferred from the facts and the circumstances। ये तो तथ्यों पर देखना पड़ेगा, परिस्थितियों को देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन इंटेंशन प्री अरेंज प्लान कोई बनाया गया मौके पर पहुंचने के बाद भी अथवा नहीं। एक और बात कही गई आगे कि इसमें पार्टिसिपेशन मस्ट है। सेक्शन 34 रिक्वायर्स that the accused must be present physically at the actual commission of the offence। पार्टिसिपेशन इन क्राइम मस्ट है, यही सेक्शन 149 से अलग होगा। जब 149 हम पढ़ेंगे तो दिस इज मेन डिफरेंस। सेक्शन 149 में क्या कहा गया है कि ओनली बिकम ए मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली द पर्सन इज लायबल। यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी एक्यूज्ड मस्ट बी नेसेसरी, चाहे किसी रूप में हो पार्टिसिपेंट, जैसा वीरेंद्र कुमार घोष के केस में आपने देखा। फिर देखिए, बट ही नीड नॉट बी प्रेजेंट इन द सेम रूम और इन वेरी स्पॉट वेयर द क्राइम इज कमिटेड, बट मस्ट बी प्रेजेंट समवेयर नियर बाई। ये ज़रूरी नहीं कि जिस कमरे में घटना हो रही हो वहाँ पर मौजूद हो, आसपास भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया है, स्टैंडिंग ऑन गार्ड ड्यूटी एट द गेट और ऑन द रोड।
गॉड की ड्यूटी कर रहा था, वीरेंद्र कुमार घोष बाहर खड़ा रखवाली कर रहा था, कोई आए जाए ना, वो भी उसका पार्टिसिपेशन माना गया। तो ये था ऋषि देव पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। फिर आगे देखें और कैसे एक दूसरा केसला है हेथु भा वर्सेज स्टेट, ये 1970 सुप्रीम कोर्ट है, हेथु बा वर्सेज स्टेट। इसमें क्या कहा गया, फैक्ट जानिए। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ द कॉमन इंटेंशन वाज टू किल ए एंड इफ वन ऑफ द अक्यूज्ड किल्ड बी टू wreak हिज प्राइवेट वेंजियंस, पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए कॉमन इंटेंशन था उनका, था ए को मारने का। उसमें से एक व्यक्ति ने अपने किसी व्यक्ति को पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए, बदला लेने के लिए, उसमें जो बी व्यक्ति था उसको मार दिया। इट कुड नॉट बी पॉसिबल इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन फॉर विच अदर्स कैन बी हेल्ड लायबल। अगर कोई व्यक्ति अपनी बदला निकालने के लिए ए के बजाय बी को मार देता है तो कहा गया कि इसके लिए ये संभावना नहीं है कि इसके इस कृत्य के लिए बाकी सभी को धारा 34 के अंतर्गत इन्वॉल्व कर दिया जाए। बट इफ ऑन द अदर हैंड ही किल्ड बी बोनाफाइडली बिलीविंग दैट ही वॉज ए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जो बी व्यक्ति की हत्या कर दी है लेकिन वो विश्वास करते ही वो उसने उसको गोली मार दी कि वो ए ही है, एंड द कॉमन इंटेंशन वाज टू किल, यद्यपि कॉमन इंटेंशन ए को मारने का था, लेकिन वो अंडर दैट बिलीव कि जिस व्यक्ति को मार रहा वो ए है, और पता चलता है बाद में कि वो व्यक्ति बी था। द किलिंग ऑफ बी वॉज इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। अब यहाँ पर क्या होगा, आगे भी हम पढ़ेंगे कि इंटेंशन ए को मारने का था, गोली चलाई और बी को लग गई, तो अपराध कारित करने का आशय था, तो माना जाएगा कि इसने ये कार्य जो किया था वो समान आशय कॉमन इंटेंशन को की फर्दरेंस ही में किया गया था। तो ये कॉमन इंटेंशन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें दो लीडिंग केसेस हैं और कॉमन सेक्शन 34 को लगाते हुए बहुत से अपराधियों को सज़ा दी जाती है। इन्हें यहाँ ये डायरेक्ट एविडेंस ना मिल सकती है, ये तय नहीं हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितना कितना अपराध किया, उसका क्या शेयर है अपराध में, तो इसके लिए ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी है, इसे हम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी कहते हैं। तो ये ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी जो सेक्शन 34 में लागू किया गया है, इसी से रिलेटेड सेक्शन 35 है जो कि सेक्शन 34 में दिए गए सिद्धांतों को सपोर्ट करता है। सेक्शन 35 सेज दैट इफ ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन विथ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, यहाँ एक वर्ड बढ़ गया है नॉलेज, कहते हैं इफ ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, बात वही इतनी चल रही है, विद द क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन, ज्ञान भी है या आशय है, ईच पर्सन ज्वाइनिंग इन द सेड एक्ट विथ सच knowledge or intention shall be liable for the act in the same manner as if the act was done by him along with the same knowledge or intention. क्रिमिनल एक्ट किया गया है कई व्यक्तियों के द्वारा with the same intention, with the same और with the same knowledge, तो जो भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के इस आपराधिक आशय में या आपराधिक ज्ञान में मदद करेगा, उसका साथ देगा, शैल बी लायबल, वो इसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि ये कार्य उसने अकेले किया है, और ये भी माना जाएगा कि जैसे उसका आशय और उसका ज्ञान वही था जो अन्य अपराधियों का था। इसमें
इलस्ट्रेशन भी ये सेक्शन 35 का कहीं पूछ लिया जाता है, तो सेक्शन 35, 36 और 37, 35 में तो नहीं दिया है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन आगे जाकर के इन्होंने दिया है कोऑपरेशन में। चलिए हटाइए। According to section 35, if an act is done with different knowledge or intention of each accused, all cannot be held jointly liable for crime committed by any of them। अब यहाँ ये डिफरेंस अलग कर दिया गया। अगर ये साबित कर दिया जाए कि कोई कृत्य भिन्न आशय और भिन्न ज्ञान के आधार के साथ किया गया था, तो ऐसे सभी व्यक्ति को जिनका आशय उनका ज्ञान भिन्न भिन्न था, उनको धारा 35 के अंतर्गत या धारा 34 के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यह ज़रूरी है कि ये साबित कर दिया जाए कि अन्य व्यक्तियों को उसके आशय और उसके ज्ञान के बारे में जानकारी थी और उसी आशय और उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने उसके अपराध को ज्वाइन किया, उस आपराधिक कृत्य में ज्वाइन किया था। तो सेक्शन 35 में इंटेंशन और नॉलेज को जोड़ा गया है कि अगर सेम इंटेंशन से या सेम नॉलेज के साथ कोई व्यक्ति उस अपराध में सहयोग करता है, उस अपराध में हिस्सा लेता है, तो उसे भी सेक्शन 34 के अंतर्गत उसे माना जाएगा कि उसने वो कृत्य अकेले किया है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि नहीं उसका ये ज्ञान नहीं था, उसे इन लोगों का बाकी लोगों का आशय और ज्ञान दोनों का अलग अलग था, तब उसे सेक्शन 34 और 35 के सहारे से उसके दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। टू सम अप, अब आखिर में देख लिए सेक्शन 34 के बारे में, बाकी तो आप देख लीजिएगा कि जब हम सेक्शन 34 को सेक्शन 33 के साथ पढ़ते हैं तो सेक्शन 33 क्या कहता है? सेक्शन 33 ये कहता है द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स। हमने पहले बताया था, इसको सेक्शन 33 की लाइट में पढ़िएगा कि कृत्य यानी एक आपराधिक कृत्य के अंतर्गत सीरीज ऑफ कृत्य हो सकते हैं, सीरीज ऑफ एक्ट्स हो सकते हैं। उसकी लाइट में पढ़ेंगे अगर हम आप, इट मेक्स क्लियर दैट एक्ट स्पोकन इन सेक्शन 34 इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। जब धारा 33 की परिभाषा को धारा 34 में लागू करेंगे तो ये माना जाएगा एक्ट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। अब the following the words when a criminal act is done by several person in section 34 may be construed to mean when criminal acts are done by several person। ज़रूरत क्या है? What is necessary? ज्वाइंट लाइबिलिटी के लिए आवश्यकता क्या क्या है? The acts committed by the different persons in the criminal action may be different, but all must in one or other way participate and engage in the criminal act। यानी किसी आपराधिक कृत्य में डिफरेंट व्यक्तियों के द्वारा डिफरेंट कार्य तो किया जाता है, लेकिन ये सारे व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस आपराधिक कृत्य में इन्हें हिस्सा लेना होगा। उसी को फिर वीरेंद्र कुमार घोष की बात को यहाँ उन्होंने ट्राई किया है, वन मे ओनली स्टैंडिंग गार्डिंग टू प्रिवेंट एनी पर्सन कमिंग टू द रिलीफ ऑफ द विक्टिम और एनी पर्सन मे फैसिलिटेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉमन इंटेंशन कॉमन डिज़ाइन। सुकर बना दे रहा, आसान बना दे रहा है लोगों को लूट करने के लिए। सच ए पर्सन एल्सो कमिट्स एन एक्ट। तो ये व्यक्ति जो कि देखभाल कर रहा है, जो कि आपराधिक कृत्य को फैसिलिटेट कर रहा है, तो माना जाएगा कि इसने धारा 34 के अंतर्गत इसने आपराधिक कृत्य किया है।
और इसी प्रकार से ये होल्ड होगा गिल्टी, जैसे कि किसी उस व्यक्ति ने को सज़ा दी जा सकती थी जिसने गोली से किसी की हत्या कारित की हो। इसका पार्टिसिपेशन किसी न किसी रूप में होना चाहिए। तो ये कॉमन इंटेंशन में इसके लीडिंग केसेस हैं और उम्मीद है कि कॉमन इंटेंशन के जो इंग्रेडिएंट हैं सेक्शन 34 है, सेक्शन 35 है और फिर आप सेक्शन 37 पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 37 में दरअसल कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। सेक्शन 37 में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं जो शायद कभी कभार वो इलस्ट्रेशन पूछे जाते हैं। वो क्या है? सेक्शन 37 क्या कहता है? किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। अपराध गठित करने वाले कई एक्ट हैं, कई एक्ट मिल के एक अपराध बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन अलग अलग कार्यों में से कोई एक कार्य करके अपराध में सहयोग करता है तो उसको कैसे दंडित करेंगे? तो धारा 37 कहती है जब कोई अपराध कई कार्यों के द्वारा गठित होता है तब जो कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिल करके उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके अपराध करने में इंटेंशनली साशय अपना सहयोग करता है, इंटेंशनली कोऑपरेट करता है, तो कहा जाएगा कि वो अपराध करता है। इसको समझने के लिए इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। A and B agree to murder Z। ए और बी में ये क्या एग्रीमेंट हुआ कि वो उनको जेड की हत्या करना है। कैसे? उन्हें थोड़ा थोड़ा जहर की मात्रा देना है, डिफरेंट टाइम्स गिविंग मी स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। ऐसी समझौते के तहत ये थोड़ा थोड़ा जहर जेड को देते रहते हैं। जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ दी सेवरल डोजेज ऑफ द पॉइजन। उसी जहर के असर के तहत जेड की मृत्यु हो जाती है। यहाँ क्या हुआ? हियर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ द मर्डर। दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट्स आर सेपरेट। क्यों? इन्होंने क्या किया है? इंटेंशनली कोऑपरेटिंग इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। दोनों का आशय एक ही था कि जेड को मारना है, जेड की हत्या करना है। तरीका इन्होंने ये तय कर लिया। तो ए और बी दोनों लायबिल हो गए। बोथ आर गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर। दूसरा देखिए, ये अक्सर पूछा जाता है, जो दूसरा इलस्ट्रेशन है। ए एंड बी ज्वाइंट जेलर। जेल में कई जेलर होते हैं, 8-8 घंटे की जैसे ड्यूटी है, 3-4 जेलर होते हैं, कहीं के डबल होते हैं। ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर एंड सच हैव द चार्ज ऑफ जेड। उसमें एक अभियुक्त बंद है, जेड है, जिसके प्रभारी यही दोनों जेलर हैं, ए और बी। इनकी ड्यूटी है इन जेलर्स की 6-6 घंटे की। इन दोनों ने, ए एंड बी ने क्या तय किया? ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ। इनका आशय क्या था कि अब जेड की हत्या कर दी जाए। दे नोइंगली कोऑपरेट इन कॉजिंग द इफेक्ट बाय इलीगली ओमिटिंग। हत्या करने के लिए क्या हुआ ये ना? इलीगल ओमिशन। फिर आप सेक्शन 33 में देखेंगे, ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? इलीगल ओमिशन। सेक्शन 32 क्या कहता है? वर्ड विच रेफर्ड टू एक्ट्स डन एक्सटेंड एल्सो टू इलीगल ओमिशन। एक्ट की परिभाषा में अवैध दुलोप यानी अपनी ड्यूटी को ना करना, जानबूझ के ना करना, यह अवैध दुलोप होगा, इलीगल ओमिशन होगा, ये भी एक्ट माना जाएगा। तो ए बी ने क्या किया?
दे नोइंगली कोऑपरेटेड इन काजिंग द इफेक्ट बाय इलीगली ओमिटिंग। इन्होंने अपने कर्तव्यों में लोभ करने का एक एग्रीमेंट किया ज्ञान के साथ, नोइंगली, ताकि उसकी हत्या की जाए। क्या किया? ड्यूरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर ड्यूटी, टाइम ऑफ देयर अटेंडेंस, टू फर्निश जेड विथ फूड सप्लाइड टू देम फॉर दैट पर्पज। इन्होंने तय क्या था, जो इनकी 6-6 घंटे की ड्यूटी थी, इनकी ड्यूटी थी कि जेड को ये खाना देते, फूड सप्लाई करते। इसको ओमिट किया, अवैध रूप से इलीगल ओमिट किया कि खाना नहीं देंगे। ए अपनी ड्यूटी के दौरान और बी अपनी ड्यूटी के दौरान, यानी बोथ ऑफ देम ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस टू फर्निश जेड विथ फूड। इफेक्टिवली क्या हुआ? जेड डाइज ऑफ हंगर। भूख के कारण जेड की मृत्यु हो गई। नाउ बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ जेड। यहां पर क्या हुआ? वही नोइंगली कोऑपरेटिंग इन कॉजिंग द डेथ। यहां भी दोनों बात हो गई। इंटेंशन क्या है? इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ। दे नोइंगली कोऑपरेटिंग फॉर कॉजिंग जेड्स डेथ। आशय भी इनका समान था और उनको ज्ञान भी था। यही पहले वाले में था, जहर देने वाले मामले में भी यही था। तो ये आप सेक्शन 37 में इलस्ट्रेशन को देख लीजिएगा। ये सेक्शन 37 के इलस्ट्रेशन अक्सर कभी कभार पूछे भी गए हैं। तो ये इसमें जो अब जब हम सेक्शन 35 ऑनवर्ड चलते हैं तो इसमें नॉलेज इंटेंशन बढ़ जाता है कि सबका नॉलेज, सबका इंटेंशन सेम होना चाहिए। और सेक्शन 34 में क्या था? देयर मस्ट बी ए कॉमन इंटेंशन। वहाँ पर ये प्ली 34 में नहीं चलेगी कि हमारा ये आशय नहीं था, हमें इसका ज्ञान नहीं था। जैसे कि उस प्ली ली गई कि साहब हम तो बाहर खड़े थे, हमें बाध्य किया गया था। और आगे आप देखेंगे कि जो जनरल डिफेंस है उसमें भी कहा गया है कि कोई भी मजबूरी, कोई भी नेसेसिटी ऐसी नहीं होती है जिसके आधार पर किसी दूसरे की हत्या की जाए। तो ये सेक्शन 34 जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी, उससे रिलेटेड लीडिंग केसेस, आई थिंक कि इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंस। तो इसकी नोट्स तैयार करें और इसको तैयारी करें, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी अगर कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में जा कर के इसके बारे में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, ताकि बाद में आपको इसको एक्सप्लेन किया जा सके। थैंक यू।